नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत चाइना की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग को लेकर अब एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि चाइना का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर लिया जा रहा है। क्योंकि चाइना ने आज की डेट में काफी कम लागत पर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि J11, J15, J16, Y20, J20, J35 और J7 जैसे मॉडल्स उन्होंने तैयार किए। लेकिन क्या यहाँ पर भारत को भी यही काम करना चाहिए? हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से भारत को कई टेक्निकल फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पर भारत को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है, खासकर की लागत यानी कि कॉस्ट को देखते हुए, जिसके जरिए भारत कम कीमत पर एयरक्राफ्ट्स को तैयार कर सकता है, जैसे कि चाइना ने नकल किए गए एयरक्राफ्ट के साथ हासिल किया है। और इससे एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप भी भारत को मिलेगा, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एडवांस टेक्नोलॉजी से सीधा उनसे जोड़ेगी, जिससे कि वो काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं सीधा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा रिवर्स इंजीनियरिंग को लेकर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात ये आ चुकी है कि रिवर्स इंजीनियरिंग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और है कि भारत को जिस तरीके से क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर कि दोनों देश जो हमारे पड़ोसी हैं वो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं भारत के खिलाफ, तो ऐसे में रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत को एक प्रूवन टेक्नोलॉजी तत्काल मिल सकती है और भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मिलिट्री हार्डवेयर्स के लिए भी भारत को विदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भी निर्भरता भारत की कम हो जाएगी, जिससे कि भारत की खुद की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, खास करके जो कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव या फिर प्रतिबंधों की वजह से लग जाती है, वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कई सारी चुनौतियां भी रिवर्स इंजीनियरिंग को लेकर भी है, खास करके लीगल और जो इथिकल कंसर्न है वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे कि IPR कहते हैं, भारत को ग्रे एरिया में डाल सकती है। हालांकि भारत ने अभी तक इन सभी IPR टेक्नोलॉजीज का सम्मान किया है, इसीलिए भारत आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पार्टनरशिप के जरिए चीजों को तैयार करना चाहता है। लेकिन एक बार भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की तो ये रिश्ते खराब हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी की नकल करना यहाँ पर दोस्तों किसी इनोवेशन की गारंटी नहीं देता है। यहाँ पर इस बात का भी जोखिम आ जाएगा कि बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप उसे इनहांस नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, इसका एक और बड़ा नुकसान है कि जो हाई क्वालिटी वाले एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें बनाने में केवल नकल नहीं चलती है, इसके लिए आपको मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन और क्वालिटी कंट्रोल में महारत हासिल करने की जरूरत होगी, जहां पर भारत के शुरुआती प्रयास भी फेल हो सकते हैं। और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हैं वो तो आप सब जानते हैं कि भारत को कई तरीके के सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि भारत के डिफेंस और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो खराब हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसीलिए दोस्तों HAL तेजस जैसे फाइटर जेट को तैयार करने के लिए स्वदेशी डिजाइन को बढ़ावा देता है और किसी की सीधी नकल नहीं कर रहा है। और जो भी तकनीक भारत को चाहिए उसके लिए TOT के जरिए भारत बात करता है। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत ने टर्की के TB2 कैटेगरी वाले UAV का प्रोडक्शन करना तेज कर दिया है, जिसे कि आर्चर सौरभ कहा जाता है। हाल ही में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, जिसमें कि देखा जा रहा है कि इस UAV का जो मैन्युफैक्चरिंग फेस है वो काफी एडवांस लेवल पर पहुंच गया है और नया आर्चर अब अपने नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी पहली उड़ान करने के करीब है। आर्चर SR UAV, इसके डिजाइन में कई इन्हांसमेंट किए गए हैं, जिसमें कि गोदरेज के द्वारा निर्मित एक हल्का एयरफ्रेम शामिल है, जिसने UAV के वजन को 80 किलोग्राम कर दिया है। और इस कमी से न केवल इसकी चपलता में सुधार होगा, बल्कि इसकी पेलोड क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिससे कि दोस्तों ये एंटी टैंक हथियार और बम ले जाने में सक्षम होगा। आर्चर का ये नया एयरफ्रेम इसे खुफिया निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति यानी कि टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस मिशन के साथ साथ आर्म्ड यानी कि सशस्त्र भूमिकाओं के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना लेगा। यही नहीं दोस्तों, आर्चर SR UAV के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट एफिशिएंसी तुर्की के बयार कटर TB2 को टक्कर दे सकती है। और आर्चर पहले ही अपनी परीक्षण उड़ानों में वेपन डिलीवरी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास 15 से 17 जनवरी 2025 के बीच एक नोटम वार्निंग जारी की है, जिसका डेजिग्नेटेड एरिया 370 किलोमीटर का है। हालांकि परीक्षण किस चीज का होगा ये बताया नहीं गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ये परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा है HLFT-42 को अब एक एडवांस पायलट ट्रेनिंग के लिए AI से लैस किया जा रहा है। HLFT-42 में वर्चुअल टेक्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम को शामिल करने से जो प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं वो बदल जाएंगी। ये सिस्टम कैडेटों को छोटी दूरी के डॉग फाइट से लेकर मध्यम और लंबी दूरी की मुठभेड़ तक विभिन्न कॉम्बैट सिनेरियोज का अनुकरण और अभ्यास करने में सक्षम बनाएंगे।
इससे पायलटों का तकनीकी कौशल भी काफी तेज होगा और किसी भी प्रेशर में निर्णय लेने में सुधार भी होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 2025 को दोस्तों अब रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें कि तीनों आर्म फोर्सेस के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और सरल, समय और संवेदनशील सैन्य खरीद सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब साफ है कि सेना को तकनीकी रूप से एक एडवांस फोर्स में बदलना है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 9 पॉइंट रिफॉर्म्स यानी कि सुधारों का पूरा लक्ष्य प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है, साइलोस को तोड़ना है, अक्षमताओं को खत्म करना और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य रक्षा तैयारियों में अनप्रेडिक्टेड प्रगति की नींव रखना है, जिससे कि 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित होगी। थिएटराइजेशन मॉडल के तहत सरकार सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को इंटीग्रेट करना चाहती है, ताकि युद्ध और संचालन के लिए उनके संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। प्रत्येक थिएटर कमांड में तीनों सेनाओं की यूनिटें होंगी, जो कि भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों का सॉल्यूशन करने के लिए इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में काम करेगी। वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना के पास अलग अलग कमांड है, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन 2025 को सुधारों का वर्ष यहां पर घोषित कर दिया गया, यानी कि अब आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और थिएटराइजेशन दोस्तों इसी साल कर दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ के 67वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ की प्रगति की सराहना की है। 2025 में सुधारों पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ से निजी क्षेत्रों के साथ अधिक सहयोग करने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विशिष्ट इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अगले साल तक 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का आग्रह किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एचएएल अब एरो इंडिया 2025 में अपने नए इनोवेटिव कैट्स वॉरियर विंगमैन के स्केल मॉडल को प्रदर्शित करेगी और यह प्रोग्राम अनमैन एरियल कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। दोस्तों कैट्स कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर 2 टन ट्विन इंजन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, जिसे कि मैन फाइटर जेट के साथ एक लॉयल विंगमैन के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो मैन फाइटर जेट्स हैं उनको ये सपोर्ट करेगा, खासकर कि हमले और किसी भी कॉम्बैट मिशन के लिए, जिससे कि फाइटर जेट की कॉम्बैट मिशनों में क्षमता बढ़ जाएगी। कैट्स वॉरियर हवाई युद्ध तकनीक में एक महत्वपूर्ण छलांग भी है। भारत की हवा से हवाई मार करने वाली मिसाइलों से लैस कैट्स वॉरियर हवाई खतरों से निपट सकता है, जिससे कि ऑपरेशन के दौरान मैन फाइटर जेट की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही नहीं दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल श्रेणी के यूएवी के रूप में यह निगरानी के लिए भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा तैयार किया गया मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवी आर्चर एनजी अब इसकी पहली उड़ान होने वाली है। कुछ खबरों के मुताबिक यूएवी के हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, जिससे कि अब इसकी पहली उड़ान का जो रास्ता है वो साफ हो गया। कुछ खबरें बताती है कि बेंगलुरु एयर शो से पहले, जो कि 10 फरवरी से शुरू होगा, इससे पहले एनजी आर्चर की पहली उड़ान की जा सकती है। आर्चर एनजी एक सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन यूएवी है, जिसका कुल वजन 1700 किलोग्राम है। ये 400 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जो कि इसे आर्म्ड मिशंस के लिए एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म बनाता है। दोस्तों भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 23 mm एंटी ड्रोन एमुनेशन के लिए इंडियन इंडस्ट्री से। बता दें कि एमुनेशन में प्रॉक्सिमिटी और टाइम्ड फ्यूज होने चाहिए। इसका इस्तेमाल ZU-23-2 और शिल्का सिस्टम में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान इलाकों के लिए 10,276 मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज नेट्स की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।